कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े और शानदार समुद्री जहाज की। जब ये जहाज समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता है तो सबसे पहले नजर उस कप्तान पर जाती है जो व्हील घुमा रहा है। हाँ बिल्कुल, वही जो निर्देश दे रहा होता है। सही कहा। ऐसा लगता है कि उस जहाज की पूरी ताकत उसी कप्तान के हाथों में है। लेकिन उस जहाज के सबसे निचले हिस्से में पानी के बहुत अंदर एक भारी भरकम लंगर यानी एंकर छुपा होता है। और जब मौसम साफ होता है ना, तो कोई उस लंगर के बारे में बात नहीं करता। वही तो। लेकिन जब कोई भयानक तूफान आता है या जहाज किसी चट्टान से टकराने वाला होता है, तब वो कप्तान नहीं बल्कि वो खामोश लंगर ही उस विशाल जहाज को डूबने से बचाता है। ये बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, और हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ना एक ऐसा ही लंगर है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय वही है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी भारत के राष्ट्रपति। ये तुलना एकदम सटीक है, क्योंकि जब हम भारतीय राजनीति को देखते हैं तो सारा शोर शराबा, सारी सुर्खियां प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के इर्द गिर्द घूमती हैं। हाँ, वही तो होता है हमेशा। लेकिन जब कोई बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होता है, तब असल अहमियत उस पद की समझ में आती है, जो ऊपर से देखने में सिर्फ एक सजावटी मोहर जैसा लगता है। और आज हम ना इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, हमारे पास जानकारी के कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं, जैसे डी बसु की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, एनसीईआरटी के नोट्स और सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद। हाँ, ये सभी स्रोत इस विषय के लिए सबसे प्रमाणित माने जाते हैं। बिल्कुल। इन सबको मिलाकर हमारा आज का मिशन ये समझना है कि क्या भारत के राष्ट्रपति का पद केवल एक दिखावा है? मतलब क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो बिना सवाल किए हर कागज पर दस्तखत कर देते हैं? या फिर वो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है? सही पकड़ा। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम कागज पर देखें तो राष्ट्रपति ऐसा लगता है जैसे देश का राजा हो। हाँ, अनुच्छेद 55 और 53 इसकी नींव रखते हैं। संविधान कहता है कि वो हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य के प्रमुख हैं। और देश के प्रथम नागरिक भी। तो फिर असल में उनके पास पावर है या नहीं? इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना होगा जिसे हमने अपनाया है। भारत में दो तरह के एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक होते हैं। अच्छा, दो तरह के कैसे? एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र के, और दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। संविधान तो कहता है कि संघ की सारी पावर राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन साथ ही ये भी तय करता है कि वो इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। ओह, तो मतलब असली फैसला कोई और ले रहा है। मुझे यहाँ क्रिकेट की एक एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी क्रिकेट टीम के उस कप्तान की तरह है जो सूट पहनकर मैदान पर आता है, टॉस करता है, मैच के बाद ट्रॉफी उठाता है? हाँ, और अच्छी बातें करता है। बिल्कुल। लेकिन कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, फील्डिंग कैसे सजेगी, ये सब असल में कोच तय करता है, जो कि इस मामले में प्रधानमंत्री है। एकदम सही कहा। डी बसु ने इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, न कि वास्तविक शासक। मतलब वो सिर्फ एक प्रतीक है। हाँ। एम लक्ष्मीकांत का भी यही कहना है। उनके मुताबिक राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करते। वो उस राज्य का चेहरा है जो कभी खत्म नहीं होता। एक मिनट, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो इस सबका असल मतलब क्या है? अगर उनके पास फैसले लेने की असली शक्ति है ही नहीं, तो इतने बड़े पद की जरूरत ही क्या है? देखिए, जरूरत है क्योंकि सरकारें अस्थायी होती हैं, लेकिन देश स्थायी होता है। हाँ, सरकार तो गिर सकती है। वही तो, सरकारें आती हैं और जाती हैं। प्रधानमंत्री चुनाव हार सकते हैं या अविश्वास प्रस्ताव से सरकार अचानक गिर सकती है। ऐसी स्थिति में जब देश में कोई सरकार ना हो, तब भारत गणराज्य बिना मुखिया के कैसे रहेगा? अच्छा, तो वो एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का काम करते हैं, एक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक निष्पक्ष अभिभावक की तरह होते हैं जो ये तय करते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण हो। लेकिन अगर ये पद मुख्य रूप से निरंतरता का प्रतीक है, तो एक बात और है जो थोड़ी अजीब लगती है। कौन सी बात? भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, हम पंचायत से लेकर संसद तक हर नेता को सीधे वोट देकर चुनते हैं, लेकिन जब देश के सबसे बड़े पद की बात आती है,
तो आम जनता से तो पूछा ही नहीं जाता। इसका चुनाव इतना सीधा साधा क्यों नहीं है? इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से सोचें, अगर राष्ट्रपति को भी जनता सीधे चुनती और प्रधानमंत्री को भी, तो दोनों के बीच टकराव नहीं हो जाता। ओह हाँ, दोनों कहते कि हमें जनता ने चुना है। एकदम। एक सीधे चुना हुआ राष्ट्रपति कभी नहीं मानता कि उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना है। इससे देश में दो अलग पावर सेंटर बन जाते। वही तो, और उससे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता। तो फिर इन्हें चुनता कौन है? इसका मैथ्स क्या है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। अनुच्छेद 54 के मुताबिक इसमें केवल चुनाव जीतकर आए हुए सदस्य होते हैं। चुनाव जीत कर आए हुए मतलब जिनको नॉमिनेट किया गया है वो नहीं होते? हाँ, नॉमिनेटेड लोग इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले सकते। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक ही वोट डालते हैं। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल है। अच्छा, और विधान परिषद यानी MLC वाले लोग? नहीं, विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। सिर्फ जिनको जनता ने चुना है वही आगे जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन मैंने DD बसु की किताब में पढ़ा था कि इसमें हर वोट की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। जैसे आम चुनाव में तो अमीर और गरीब सबके वोट की वैल्यू एक होती है। हाँ, यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है। तो राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक के वोट की वैल्यू अलग और दूसरे की अलग क्यों होती है? ये थोड़ा अनफेयर नहीं लगता? अनफेयर नहीं है, बल्कि ये आबादी का संतुलन है। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू उसके राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ओह, मतलब यूपी जैसे बड़े राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू ज्यादा होगी? बिल्कुल। यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू सिक्किम जैसे छोटे राज्य के विधायक से बहुत ज्यादा होती है। ये तो बिल्कुल किसी बड़ी कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग जैसा हो गया। जैसे जिसके पास कंपनी के जितने ज्यादा शेयर, उसके वोट का वजन भी उतना भारी। यहाँ शेयर मतलब आबादी है ना? ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और संसदों के वोट की वैल्यू निकालने के लिए देश के सभी विधायकों के कुल वोटों को सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, ताकि विधानसभा और संसद का वजन बराबर रहे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम, ये STV क्या होता है? हाँ, STV में आप किसी एक के आगे मोहर नहीं लगाते। आप अपनी पसंद को रैंक करते हैं। जैसे पहली पसंद A, दूसरी B, तीसरी C। जैसे किसी रेस्टोरेंट में थाली ऑर्डर करते हैं, अगर शाही पनीर खत्म हो गया तो भैया दूसरी पसंद दाल मखनी ले आना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अगर पहली गिनती में कोई जीतने का जादुई आंकड़ा छू लेता है तो ठीक, वरना जिसको सबसे कम पहली पसंद मिली उसे बाहर कर देते हैं। तो क्या उसके वोट बेकार चले जाते हैं? नहीं, वही तो STV की खासियत है। उस बाहर हुए उम्मीदवार के वोट उनकी दूसरी पसंद वालों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये तब तक चलता है जब तक कोई जीत ना जाए। वाह, ये बहुत ही जबरदस्त मैथ है। अब मान लीजिए चुनाव हो गया, 35 साल की उम्र और भारतीय नागरिक होने की शर्त पूरी हो गई। चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ भी दिला दी। वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। हाँ, अब उनका कार्यकाल शुरू होता है। तो मेरा सवाल ये है कि वो वहाँ करते क्या हैं? अगर उन्हें हर काम प्रधानमंत्री की सलाह पर करना है तो उनके पास पावर बचती कहाँ है? उनकी शक्तियों का दायरा इतना विशाल है कि सुनकर हैरानी होती है। पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स को ही ले लीजिए। केंद्र सरकार का हर फैसला, हर इंटरनेशनल ट्रीटी उन्हीं के नाम से होती है। और वो नियुक्तियां भी तो करते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की और चुनाव आयुक्तों की भी। बिल्कुल, यहाँ तक कि वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं। सारे डिप्लोमेटिक काम उनके नाम से होते हैं। लेकिन क्या ये सब दस्तखत करने तक सीमित है? क्या वो सच में कोई कानून बना सकते हैं? हाँ, इसके लिए उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, जैसे अनुच्छेद 87 के तहत संसद को संबोधित करना और सबसे खास अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करना। ऑर्डिनेंस ये तब होता है जब संसद की छुट्टी चल रही हो। सही कहा। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, जो बिल्कुल कानून की तरह काम करता है। लेकिन क्या ये परमानेंटली कानून बन जाता है? नहीं, जब संसद दोबारा शुरू होती है तो 6 हफ्ता के अंदर उसे पास करना जरूरी है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उनके पास अनुच्छेद 72 के तहत माफ करने की यानी पार्डन की शक्तियां होती हैं। हाँ, ये 5 तरह की होती हैं। पहली पार्डन, जिसमें सजा पूरी तरह माफ हो जाती है। दूसरी कम्यूटेशन, जिसमें सजा का रूप बदल देते हैं, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। और बाकी 3?
तीसरी रिमिशन, जिसमें सजा का नेचर वही रहता है, बस टाइम कम हो जाता है। चौथी रेस्पाइट, जिसमें किसी मेडिकल या प्रेगनेंसी के केस में सजा कम की जाती है। और पांचवी रिप्रीव, जो सजा पर एक टेम्पररी रोक होती है। वाह, ये तो काफी शक्तिशाली पोस्ट है। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मैंने सुना है उनके पास वीटो पावर्स भी होती हैं। अब ये क्या है? वीटो का सीधा मतलब है ना कहने की ताकत। जब संसद कोई बिल भेजती है तो उनके पास 3 वीटो होते हैं। पहला एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें वो सीधे बिल को खारिज कर देते हैं। ओह, सीधे मना कर सकते हैं। और कोई रास्ता? दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, जिसमें वो बिल को पुनर्विचार यानी दोबारा सोचने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त? अगर संसद उस बिल को बिना किसी बदलाव के दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति को दस्तखत करने ही पड़ते हैं। ओह, तो इसका क्या फायदा हुआ? ये वीटो तो बिल्कुल कमजोर लग रहा है मुझे। इसीलिए तो तीसरा वीटो सबसे मजबूत है, पॉकेट वीटो। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में फैसला लेना है। वेट, रियली? इसका मतलब वो उस बिल को सच में अपनी जेब में रखकर भूल सकते हैं? इसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है? एकदम सही। वो ना बिल पर साइन करते हैं ना वापस भेजते हैं। 1986 में राष्ट्रपति जैनी जहल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल पर ऐसा ही किया था और सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। ये तो कमाल है, बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देना। लेकिन अब मान लीजिए देश में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, तब ये सारी कागजी शक्तियां कहाँ जाती हैं? तभी तो राष्ट्रपति असल संकट मोचक यानी अल्टीमेट क्राइसिस मैनेजर बन जाते हैं। उनके पास इमरजेंसी पावर्स होती हैं। जैसे अनुच्छेद 352 वाली नेशनल इमरजेंसी। हाँ, और 356 वाली राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी भी। लेकिन मुझे दांत पर थोड़ा पुशबैक देना है। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह मानेंगे। तो इमरजेंसी लगाते वक्त भी तो वो पीएम की बात मानने को मजबूर है ना? ये पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद से राष्ट्रपति किसी भी सलाह को एक बार वापस लौटा सकते हैं और इससे एक बहुत बड़ा नैतिक दबाव बनता है सरकार पर। अच्छा, लेकिन इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर देश में चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, जिसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं, तब तो कोई सरकार होती ही नहीं जो उन्हें सलाह दे। तब वो क्या करते हैं? यहीं पर उनकी डिस्क्रेशनरी पावर्स यानी विवेकाधीन शक्तियां सामने आती हैं। जब कोई मेजॉरिटी नहीं होती तो ये उनका अपना फैसला होता है कि वो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं इस फैसले में। ये सच में सबसे बड़ी ताकत है। इस सब को देखते हुए उनकी और राज्यपाल यानी गवर्नर की पोजीशन में क्या फर्क है? दोनों लगभग एक जैसा काम करते हैं ना, एक सेंटर में और एक स्टेट में। ऊपर से ऐसा ही लगता है, लेकिन दोनों की आजादी में जमीन आसमान का फर्क है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं, वो बस राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। हाँ, और राष्ट्रपति को तो ऐसे नहीं हटा सकते। बिल्कुल नहीं। उन्हें हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट या महाभियोग करना पड़ता है, जो इतना मुश्किल है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा। उन्हें पूरी सुरक्षा मिली हुई है। तो इस पूरी गहन चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, राष्ट्रपति का पद कोई सजावटी या रबर स्टैंप पद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं और आम दिनों में चाहे वो शांत दिखें, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल संकट के वक्त वही देश की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखते हैं। ये जानकारी ना सिर्फ एग्जाम्स देने वालों के लिए नहीं, हर उस नागरिक के लिए अहम है जो ये समझना चाहता है कि हमारा देश आखिर चलता कैसे है। मैं एकदम सहमत हूँ। और इस विषय को समाप्त करते हुए मैं एक और विचार छोड़ना चाहता हूँ। सोचकर देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने जैसी शक्तियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि सरकार इनका दुरुपयोग करती है और इन फैसलों का सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ओह, मतलब अदालत उनका कानून खारिज भी कर सकती है। हाँ, तो जब कोई सच में बड़ा संवैधानिक संकट आएगा तो आखिरी फैसला किसका माना जाएगा? राष्ट्रपति का, उस प्रधानमंत्री का जिसने सलाह दी, या सुप्रीम कोर्ट का? ये संवैधानिक टकराव एक ऐसी पहेली है जो हमारे लोकतंत्र की गहराई को दर्शाती है। क्या बात है, ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, संविधान और शक्तियों का यह खेल बहुत उलझा हुआ और दिलचस्प है। इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।